देखिए, यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का ये आपको पार्ट 13 होगा, पार्ट 14 होगा। पार्ट 14 के अंतर्गत यहाँ पर हम अध्याय 19 को देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपके यहाँ पर है, उनको देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन देखिए कि देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण, सबसे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण आपको है। उसके बाद आपको कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1928 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस के युवा नेतृत्व मुख्यतः जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एवं सत्यमूर्ति ने डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक स्वराज को कांग्रेस द्वारा अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किए जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। इसके स्थान पर उन्होंने मांग की कि पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित कर। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे महात्मा गांधी तथा मोतीलाल नेहरू का मत था कि डोमिनियन स्टेटस की मांग को इतनी जल्दबाजी में अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस पर आम सहमति बन सकी। 1914 की डोमिनियन स्टेटस की मांग को मानने के लिए सरकार को 2 वर्ष की मोहलत दी जानी चाहिए। बाद में युवा नेताओं के दबाव के कारण मोहलत की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस ने प्रतिबद्धता जाहिर की कि डोमिनियन स्टेटस पर आधारित संविधान को सरकार ने यदि 1 वर्ष के अंदर पेश नहीं किया तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करेगी, बल्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ करेगी। वर्ष 1929 दौरान की राजनीतिक घटनाएं देखिए जो आपको हुआ था, उस वर्ष 1901 मिनट आपके यहाँ देखिए कि वर्ष 1929 के दौरान राजनीतिक घटनाएं देखी। जनता को सीधे राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु वर्ष 1929 में गांधी जी ने पूरे देश का संघन दौरा किया। विभिन्न स्थानों पर उन्होंने सभाओं को संबोधित किया। युवाओं से नए राजनीतिक संघर्ष में तैयार रहने का आग्रह किया। 1929 की यात्रा से पहले जहाँ गांधी जी का मुख्य जो रचनात्मक कार्यों पर था, उसकी जगह पर अब उन्होंने जनता को सीधी राजनीतिक कार्रवाई के तैयार रहना प्रारंभ कर दिया। जनता द्वारा बहिष्कार आक्रामक कार्यक्रम अपनाया था। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाने के कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन किया। गांधी जी ने इस अभियान को पूर्ण समर्थन प्रदान कर लोगों को सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मार्च 1929 में कलकत्ता में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में उत्तेजना फैल गई था। लोगों ने सरेआम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। वर्ष 1929 की कुछ अन्य घटनाओं से स्थिति और विस्फोटक हो गई था। पूरे राष्ट्र के लोगों में अंग्रेज विरोधी भावना जागृत हो उठी। इन घटनाओं में मेरठ संयंत्र के मार्च माह भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट अप्रैल माह था। मई माह में इंग्लैंड में रेमजे मैकडोनाल्ड की लेबर पार्टी की सत्ता में आना प्रमुख थी। लॉर्ड इरविन की घोषणा 31 अक्टूबर 1929 देखिए। महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से यह कहने का आदेश हुआ कि सरकार के निर्णय में सरकार ने 1917 की घोषणा में यह बात नहीं थी कि भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिए गए हैं। भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिए गए, उनमें डोमिनियन स्टेटस अधिशासित स्वराज की प्राप्ति जुड़ी हुई है। लॉर्ड इरविन ने यह भी वादा किया कि जैसे ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। दिल्ली घोषणा पत्र देखिए। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं को एक सम्मेलन बुलाया गया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहते हैं के नाम जाना जाता है। इसमें मांग रखी पड़ा कि यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना नहीं होगा कि किस समय डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, बल्कि इस बैठक में इसे लागू करने की योजना बनाई जानी चाहिए। इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए तथा सहमति की एक समान नीति तय की जाए। फिर आपको आगे देखिए 23 दिसंबर 1929 को वायसराय इरविन ने इन मांगों का स्वीकार कर दिया। इस प्रकार भिड़ंत का दौर प्रारंभ होने की तैयारी हो गई। अब देखिए लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग आपके यहाँ देखिए। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज देखिए, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए।
देखिए यहाँ पे क्या है कि जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई। यद्यपि 18 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से सिर्फ 3 का समर्थन नेहरू को प्राप्त था, किंतु बहिष्कार की लहर में युवाओं के सराहनीय प्रयास को देखते हुए महात्मा गांधी इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में कांग्रेस का सभापतित्व जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने जाने के दो महत्वपूर्ण कारण जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुने जाने के दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, उनके पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लिया तथा दूसरा, गांधी जी का उन्हें पूर्ण समर्थन प्राप्त था। अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रेरक अध्यक्षीय भाषण में कहा था, विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है और कामरेड आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के साथ आमंत्रित है। नेहरू ने यह बात भी स्पष्ट कर दी, मुक्ति का तात्पर्य सिर्फ विदेशी शासन को खाल फेंकना भर नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे स्पष्ट स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और रिपब्लिकन हूँ। मेरा राजा और महाराजाओं में विश्वास नहीं है, ना ही मैं उस उद्योग में विश्वास रखता हूँ जो राजे महाराजे पैदा करते हैं और जो पुराने राजे महाराजों से अधिक जनता की जिंदगी और भाग को नियंत्रित करते हैं और जो पुराने राजा महाराजा और सामंतों को लूटपाट और शोषण का तरीका अख्तियार करते हैं। नेहरू ने संघर्ष के तरीकों का भी स्पष्टीकरण किया और कहा कि मुक्ति का कोई भी आंदोलन जन आंदोलन और शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। केवल संगठित विद्रोह के समय ही इसका शांतिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। हिंसा आंदोलन को कमजोर बनाती है, उनकी मांग विकसित करती है। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव की प्रमुख मांग इस प्रकार थी। पहला, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। दूसरा, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। फिर देखिए यहाँ पर क्या कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिसमें करों का भुगतान नहीं करने से कार्यक्रम सम्मिलित थे। सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूदा सदस्यों को अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 का स्वतंत्रता की शपथ देखिए। पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता में गाँव तथा कस्बों में सभाएं आयोजित की गई, जहाँ स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया था, तिरंगा झंडा फहराया गया। इस शपथ में निम्न बिंदु थे। पहला, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय जनता का अहर्निश अधिकार है। दूसरा, देखिए, भारत में ब्रिटिश सुप्रीमेसी सरकार ने स्वतंत्रता के अधिकार को छीन कर न केवल उसका शोषण किया, बल्कि उसे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से भी विनिष्ट कर दिया है। भारत को आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया है। राजस्व की वसूली हेतु उच्च दर निर्धारित की गई, जो हमारे आमदनी से काफी अधिक। ग्रामीण उद्योगों का विनाश कर दिया गया था, उसका विकल्प नहीं ढूंढा गया। सीमा शुल्क, मुद्रा और विनिमय दर एक पक्षीय और भेदभावपूर्ण था। इससे भारत के किसान और उत्पादक बर्बाद हो गए। देखिए, हमें कोई भी वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। हमें कोई भी वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। संघ के संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता के अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया था। हमारी प्रशासनिक प्रतिभा की हत्या कर दी गई। देखिए, सांस्कृतिक दृष्टि शिक्षा व्यवस्था ने हमें हमारी मातृभूमि से अलग कर दिया है तथा हमें ऐसा प्रशिक्षण दिया है कि हम सदैव गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से अनिवार्य रूप से शस्त्र विहीन कर हमें नपुंसक बना दिया गया है। जब हम यह मानते हैं कि जिस विदेशी शासन ने चारों ओर से हमारे देश का सर्वनाश किया है, उसके शासन के सम्मुख समर्पण करना ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि ब्रिटिश सरकार से अपने समस्त स्वैच्छिक संबंधों को समाप्त कर हम स्वयं को तैयार करेंगे। हम अपने को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार करेंगे, जिसमें करों का अदायगी न करने का मुद्दा भी शामिल होगा। यदि हम ब्रिटिश सरकार को सभी प्रकार का सहयोग बंद कर देता, किसी प्रकार की हिंसा न करे, तो इस अमानवीय राज का अंत सुनिश्चित है। इससे हम संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज की स्थापना के कांग्रेस समय समय पर जो भी निर्देश देगी, हम उसका पूर्णतः पालन करेंगे। अब के सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह एक एवं अन्य विप्लव देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह एवं अन्य विप्लव देखिए। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे देखिए। ये मांगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम के रूप में थी। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी था। इन मांगों को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया। ये मांगे थी: पहला, समान हित संबंध में सिविल सेवा सेना के व्यय में 50% तक की कमी की जाए। दूसरा, नस्लीय वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। तीसरा, CID विभाग
विभाग को नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। चौथा, आपको सशस्त्र कानून परिवर्तन किया जाता है। भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु रखने का लाइसेंस दिया जाए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। पाँचवें, देखिए सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। छठा, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। विशिष्ट पूंजी वर्ग की मांग के साथ रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 श्रेणी 4 पेंस की जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए ताकि विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। नम्मा तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। किसानों की विशिष्ट मांग, देखिए 10, देखिए लगान में 50% कमी की है तथा 11, नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म किया जाए। फिर देखिए फरवरी 1930 तक सरकार द्वारा इन मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक उत्तर न मिलने के कारण साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय गांधी जी को छोड़ दिया गया कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे को लेकर कब और कहाँ से शुरू किया है। फरवरी के अंत में गांधी जी ने नमक के मुद्दे को सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का केंद्र मुद्दा बनाने का निश्चय किया। गांधी जी ने नमक को सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में केंद्रीय मुद्दे के रूप में क्यों चुना? जैसा गांधी जी ने कहा, पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं है जिस पर कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है अतः असहाय, बीमार और विकलांगों को पृथक कर सकती है। इसलिए यह कर अत्यंत अविवेकपूर्ण एवं अमानवीय है जिसका उपयोग मानवता के विरुद्ध किया जाता है। पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंध था क्योंकि यह ग्रामीण निर्धन जनता के दुखों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त और सर्वमान्य मुद्दा था। नमक, देखिए नमक गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था। साथ ही पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना किसानों को समझ में भी नहीं आता। किंतु नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तु पर कर लगाने के विरोध में किए गए आंदोलन में किसानों का समर्थन सहजता से प्राप्त किया जा सकता था। यद्यपि नमक का व्यय निर्धन व्यक्ति द्वारा वहन किया जा सकता था, किंतु भावनात्मक रूप से यह खादी के समान गरीबों की आत्म सहायता का एक प्रमुख माध्यम बन सकता था। नमक का मुद्दा गरीबों के साथ ही हर भारतीय को प्रभावित करने वाला तथा उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। दांडी मार्च, देखिए 12 मार्च से 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। देखिए दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभाव तथा अपनी 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया जो सरकार के सम्मुख पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं करेगी तो 12 मार्च को वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। सरकार द्वारा पत्र का कोई सार्थक जवाब न मिलने के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की तथा 24 दिनों में प्रारंभ किया। 24 दिनों में 240 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट में नमक बनाकर कानून तोड़ा। हाँ, इससे पहले देखिए हम क्या इससे पहले गांधी जी की दांडी पदयात्रा के दौरान रास्ते में हजारों किसानों ने उनका संदेश सुना और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कई ग्रामीणों ने सरकारी नौकरियों का परित्याग कर दिया। लेकिन 9 अप्रैल को गांधी जी ने एक निर्देश जारी करके आंदोलन के निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जहाँ कहीं भी संभव लोग नमक कानून तोड़कर नमक तैयार करें। दूसरा, शराब की दुकान, विदेशी कपड़े की दुकान तथा अफीम के ठेकों के समक्ष धरने आयोजित किए जाए। यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो तो हम की अदायगी का विरोध कर सकते हैं। वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं। यह जनता याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालयों का बहिष्कार कर सकती है। सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं। हम देखिए हर घर में लोग चरखा काते और शुद्ध बनाए। छात्र सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करें। स्थानीय नेता मेरी गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में सहयोग दे। इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए तभी हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभिक चरण के रूप में 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई। इस ऐतिहासिक यात्रा में गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून के उल्लंघन को भारतीय तथा ब्रिटिश कानूनों के विरोध एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति के प्रयासों के प्रतीक रूप में देखा गया। इस यात्रा इसके विकास लोगों पर इसके प्रभाव को समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। गुजरात में गांधी जी की अपील पर 300 ग्रामीण सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने एवं उसे संगठित करने के सारे प्रयास किए। नमक सत्याग्रह का प्रसार देखिए। एक बार जब गांधी जी ने दांडी में नमक का कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर
कर दी तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा प्रारंभ की। मालाबार में के कलप्पन ने कालीकट से पोयानन्नुर तक की नमक यात्रा की। असम में सत्याग्रह का एक दल सिलहट से बंगाल के नोवाखाली समुद्र तट पर नमक बनाने पहुंचा। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरम या शिविरों की स्थापना की गई। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण उत्तेजना फैल गई था। कलकत्ता, मद्रास एवं कराची आदि नगरों में उग्र प्रदर्शन हुए। 4 मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्होंने ऐलान किया कि धारसना नमक कारखाने पर वे अपने साथियों के साथ धावा बोले तो अपना नमक कानून तोड़ने का अभियान जारी रखेंगे। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा सोलापुर आदि इत्यादि शहरों में गांधी जी की गिरफ्तारी का जबरदस्त विरोध किया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया रियायतवादी क्षेत्रों में लगान अदा न किया जाए। जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर न अदा किया जाए तथा मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन किया जाए। अब के भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में सविनय अज्ञान आंदोलन की प्रकृति या रूप स्वरूप का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण इस प्रकार है। पहला देखिए तमिलनाडु। अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के तंजौर के समुद्री तट पर श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा आरंभ की। इस घटना के परिणामस्वरूप विदेशी कपड़ों की दुकानों पर व्यापक धरने दिए गए। कोयम्बटूर, मदुरा, विरुधनगर इत्यादि आंतरिक क्षेत्रों में शराब विरोधी अभियान को भारी समर्थन मिला। यद्यपि राजा जी ने आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने का प्रयास किया तथापि इसमें हिंसक घटना हुई था। पुलिस ने इसका हिंसक दमन किया। चुलई मिल की हड़ताल को खत्म करने के पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। बेरोजगार बुनकरों ने शराब की दुकानों पर हमला किया जबकि किसानों ने जो कीमतों के गिरने से पीट थे। मदुरा में आपको बोदी नायक नूर में दंगा फसाद किया। मालाबार में के कल्पन वायकोम सत्याग्रह के प्रसिद्ध एक नायर कांग्रेस नेता एक नायर कांग्रेस नेता ने नमक पद यात्रा का आयोजन किया। इन्होंने कार्यकर्ता से पोयाउन्नूर तक की यात्रा की। पी कृष्णा पिल्लई ने भविष्य में केरल कम्युनिस्ट मूवमेंट की नींव डालने वाले नवंबर 1930 में कालीकट समुद्र तट पर पुलिस लाठीचार्ज के सामने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा की। आंध्र क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा एवं गुंटूर में जिला स्तर पर नमक पदयात्रा आयोजित की गई। बड़ी संख्या में शिविराम सेना की तर्ज पर बने कैंप नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के तौर पर स्थापित किए गए। व्यापारियों कांग्रेस के फंड में राशि दान की। व्यापारियों कांग्रेस के फंड में राशि दान की। कामा एवं राजू जैसी प्रमुख जाति किसानों ने दमनकारी हथकंडों का विरोध किया लेकिन असहयोग आंदोलन जैसा जन समर्थन इस क्षेत्र में नहीं मिला। हाँ, इस क्षेत्र में नहीं मिला। देखिए उड़ीसा की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए गोपाल बंधु चौधरी, देखिए उड़ीसा की बात करते हैं। देखिए उड़ीसा गोपाल बंधु चौधरी की बात करते हैं। एक गांधीवादी नेता के अंतर्गत नमक सत्याग्रह बालासोर, कटक एवं पुरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में प्रभावित सिद्ध हुआ। असम के विभाजित मुद्दों का सविनय अवज्ञा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन 1921-22 को मिला था। विभाजित मुद्दों में शामिल थे असमी और बंगालियों तथा हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ता मतभेद और घनी आबादी वाले पूर्वी बंगाल से मुस्लिम किसानों का आगमन दोनों के बीच तनाव बढ़ा रहा था। यहाँ कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया। इस सर्कुलर द्वारा छात्रों और उनके अभिभावकों को अच्छे व्यवहार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। आंदोलन के दौरान इस सर्कुलर का उल्लंघन किया गया था। इसके विरुद्ध प्रदर्शन आयोजित किए गए।
चंद्रप्रभा देखिए चंद्रप्रभा सैकनी ने दिसंबर 1930 में वन कानून को तोड़ने का कचरी गांव के निवासियों को प्रेरित किया, जिसे 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 असम कांग्रेस के नेतृत्व में जिसे असम कांग्रेस के नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया। बंगाल कांग्रेस से जो सुभाष चंद्र बोस और जी.एम. सेनगुप्ता के नेतृत्व में 2 गुटों में विभाजित था, कलकत्ता कॉर्पोरेशन के चुनाव में संलग्न थी। इसके परिणाम से अधिकतर कलकत्ता भद्रलोक के नेता का उनकी ग्रामीण जनता से अलगाव हो गया। साथ ही डक्का एवं किशोरगंज में सांप्रदायिक दंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बेहद कम मुसलमानों ने भाग लिया। इसके बाद बंगाल में सर्वाधिक संख्या में गिरफ्तारी हुई, साथ ही साथ सर्वाधिक हिंसक झड़पें भी हुई। नमक सत्याग्रह में चौकीदार के साथ साथ विभिन्न शक्तिशाली आंदोलन मिदनापुर, आरामबाग एवं कई ग्रामीण क्षेत्रों में आपको चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। यह देखिए यहाँ भी गांव के लोगों को सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा। आंदोलनकारियों को बुरी तरह पिटाया गया था, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। इसी समय उच्चगांव में सूर्य सेन के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने 2 सरकारी शस्त्रागारों पर धावा बोल दिया तथा प्रांतीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। बिहार में चंपारण सारण में पहले 2 जिले थे जहाँ नमक सत्याग्रह चलाया गया। भू आविष्ठित बिहार में बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन व्यावहारिक नहीं था और अधिकतर स्थानों पर यह मात्र सांकेतिक था। पटना में नमक बनाने के लिए नखास तालाब को चुना गया और अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया। यहाँ चौकीदार कर के विरोध में था। चौकीदारों और चौकीदारी पंचायत के प्रभावशाली सदस्यों के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन चलाया गया। चूंकि ये चौकीदार सरकार के लिए जासूसी काम करते थे, अतः इनके विरुद्ध जनता के मन में तीव्र घृणा की भावना थी। यह आंदोलन भागलपुर, सारण, मुंगेर जिलों में विशेष रूप से सफल रहा। भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद एवं अब्दुल बारी ने आंदोलनकारियों को संबोधित किया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को दमन करने के लिए उन्हें बुरी तरह पीटा, उन्हें यातनाएं देता, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। छोटा नागपुर आदिवासी क्षेत्र में अब झारखंड में निम्न वर्ग की विद्रोही गतिविधियां देखी गई। बोंगा मांझी और सोमरा मांझी गांधीवाद से प्रभावित ने हजारीबाग में आंदोलन नेतृत्व किया, जिसमें संस्कृतिकरण जिसके तहत अनुयायी को मांस से मदिरा छोड़ने के लिए कहा जाता था और केवल खादी का प्रयोग करने की बात की जाती थी के साथ साथ समाज धार्मिक सुधार भी जुड़ गया। हालांकि देखिए यहाँ पर क्या हालांकि गांधी जी के बैनर तले संस्थानों ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाने का हालांकि गांधी जी के बैनर तले संस्थानों ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाने का कार्य किया। यह भी देखा गया कि अधिकतर बड़े जमींदार सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहे, लेकिन छोटे भूमिपति एवं कास्कों ने इस आंदोलन में भाग लिया। लेकिन अधिकतर मुख्य निम्न जाति की बढ़ती जनसंख्या ने छोटे भूमिपति एवं काश्तकारों के उत्साह एवं मनोबल में कमी की। देखिए पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने जिन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। खुदाई खिदमतगार ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया तथा समाजवादी शासन के खिलाफ आंदोलन संगठित किया। इसने मजदूरों की दशा में सुधार की भी मांग की। संगठन ने अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि अन्य प्रांतों में मुसलमान जहां सत्याग्रह आंदोलन में तटस्थ बने हुए थे, वहीं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बादशाह खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 23 अप्रैल 1930 को पुलिस ने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। देखिए जब 23 अप्रैल 1930 को पुलिस ने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी का उत्तेजना फैल गई था और जनता ने हिंसक प्रदर्शन किया। पेशावर में तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गया था। आंदोलनकारियों के दमन के लिए भेजी गई हिंदू सेना ने मुसलमानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। देखिए बाद में 4 मई तक ही स्थिति नियंत्रण में आ सकी, जब सरकार ने हवाई टुकड़ियों की मदद से सड़क पर कब्जा कर लिया। इस दौरान सरकार ने आतंक से
इस दौरान सरकार ने आतंक एवं दमन का साम्राज्य कायम कर दमन का साम्राज्य कायम कर इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों में लगभग 90% मुसलमान थे। अंग्रेजों का अत्यंत निराशा हुई था। उनका यह भ्रम टूट गया कि मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को पूर्णतः अलग रखे हुए हैं। अब के सोलापुर की बात करें, बम्बई प्रेसिडेंसी, देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी की इस औद्योगिक नगर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यहाँ 7 मई से प्रारंभ हुई हड़ताल में हजारों मिल मजदूर काम छोड़कर प्रदर्शनकारियों से मिल गए। प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकान तथा सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, नगर पालिका भवन एवं न्यायालय इत्यादि को आग लगा दी। 8 मई को देखिए, यहाँ पर 8 मई को पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें अनेक लोग मारे गए तथा सैकड़ों घायल हो गए। देखिए मजदूरों ने पुलिस को खदेड़ कर समानांतर शासन कायम कर लिया था। एक सप्ताह तक शहर पर उनका कब्जा बना रहा। मार्शल लॉ लागू करके 16 मई तक की सरकार शहर पर पुनः नियंत्रण कायम कर सके। अब देखिए धारस नाम देखिए, यहाँ पर नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धारस नाम हुई। यहाँ 21 मई को 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मनी लाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ आंदोलनकारियों ने पूर्ण शांति के साथ विरोध प्रदर्शन किया, किंतु पुलिस ने दमन का सहारा लिया अतः प्रदर्शनकारियों को बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इसके कारण 2 व्यक्ति मारे गए, 320 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अमेरिकी पत्रकार मिलर ने पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण कृत्यों को अत्यंत भयानक बताया। देखिए यहाँ पर नमक सत्याग्रह देखिए अत्यंत भयानक। देखिए अब नमक सत्याग्रह इस नए रूप को जनता ने बड़ी उत्सुकता से अपना लिया तथा देखते ही देखते जन आंदोलन में बदल गया। बाद में वडाला मुंबई से निकट कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मिदनापुर पश्चिम बंगाल, बालासोर, कटक के नमक कारखानों में भी इस तरह के प्रदर्शन आयोजित किए गए। गुजरात देखिए, यहाँ खेड़ा जिले के आनंद, बोरसद एवं नादियाद क्षेत्रों में, सूरत जिलों के बालदू क्षेत्र एवं भरूच जिले के जम्बूसर क्षेत्र में शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया। यहाँ कर न अदा करने के मुद्दे को लेकर जबरदस्त आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा लोगों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया। हजारों की तादाद में लोग अपने परिवार के सदस्यों, मवेशी तथा घर का सामान लेकर ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारत से निकलकर बड़ौदा जैसे पड़ोसी रजवाड़ी इलाके में चलते नियंत्रण से निकलकर देखिए आपको क्या ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारत से निकलकर बड़ौदा जैसे पड़ोसी रजवाड़े वाले इलाके में चले गए तथा महीनों कठिन परिस्थितियों का सामना करते वहीं पड़े रहे। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह प्रताड़ित किया, उनके घरों एवं सामान को नष्ट कर दिया गया था, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने वल्लभ भाई पटेल के 80 वर्षीय मां को भी नहीं बख्शा। सरदार पटेल कई महीनों तक पुलिस से लोहा लेते रहे। महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में आपको आंदोलनकारियों ने वन नियमों का उल्लंघन किया। इन क्षेत्रों में आपको आंदोलनकारियों ने वन नियमों का उल्लंघन किया। आंदोलन देखिए यहाँ पर क्या आंदोलन जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी रहा। आंदोलन जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी रहा। यहाँ विशेष रूप से अप्रभावी रहा। देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ सरकार ने वनों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर वहाँ पशुओं को चराने, लकड़ी काटने एवं वनों उत्पाद को एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। आंदोलन के दौरान इन सभी नियमों की अवहेलना की गई। देखिए यहाँ पर क्या संयुक्त प्रांत की बात की गई है। संयुक्त प्रांत में लगान अदा न करने का सशक्त अभियान चलाया गया था। जमींदारों से सरकार को राजस्व न देने का आह्वान किया गया। किसानों से भी जमींदारों को लगान अदा न करने का आग्रह किया गया। चूंकि अधिकांश जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे, फलतः किसानों का लगान विरोधी आंदोलन की विरुद्ध प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा रहा। यद्यपि प्रारंभिक महीनों आंदोलन काफी शक्तिशाली था, लेकिन सरकारी दमन का धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। अक्टूबर 1930 से इसमें पुनः तेजी आ गया था। आगरा एवं रायबरेली में इसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। मणिपुर एवं नागालैंड इन क्षेत्रों में भी आंदोलन ने इन क्षेत्रों में भी आपको
मणिपुर मणिपुर नागालैंड इन क्षेत्रों में भी आंदोलन में साहसिक भूमिका निभाई। इन क्षेत्रों में भी आपको आंदोलन में साहसिक भूमिका निभाई। देखिए रानी गेडिनलू, देखिए रानी गेडिनलू ने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झंडा उठा लिया था, विद्रोह के प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया। देखिए रानी गेडिनलू का जन्म 26 रानी गेडिन लियू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर ब्रिटिश भारत के न्यू गांव या लौंगकाओ के ग्राम में हुआ। लौंगकाओ ग्राम में आपको हुआ। वह एक आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 13 वर्ष की आयु में गोडिन 13 वर्ष की आयु में गोडिनलियू ने अपने चचेरे भाई के धार्मिक आंदोलन हेरका से जुड़ी। बाद में आंदोलन मणिपुर एवं आसपास के नागा क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन मुक्त करने के राजनीतिक पर आंदोलन में तब्दील हो गया। 1932 उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, आजीवन कारावास सजा दी गई। 1937 में शिलोंग जेल में जवाहरलाल नेहरू गेडिनलियू ने से मिले और उन्हें रानी को उपाधि दी और पहाड़ों की बेटी कहा। देखिए यहाँ पर आंदोलन को रुपये बनाने तो आंदोलनकारियों ने विभिन्न माध्यमों को अपनाया। गांव और कस्बों में प्रभात फेरियां निकाली जाने लगी था। गांव तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के जादुई लालटेनों का प्रयोग किया जाता था। बच्चों ने वानर सेना लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया। गैर कानूनी सूचना पत्र तथा पत्रिकाओं ने भी आंदोलन को रुपये बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदर्शन का प्रभाव देखिए आप क्या, विदेशी कपड़े अन्य वस्तुओं के आयात में कमी आ गई। दूसरा सरकार को शराब उत्पादों के तहत भू राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली आय में अत्यधिक कमी आई। व्यवस्थापिका सभा के चुनाव का व्यापक ढंग से बहिष्कार किया गया। जन आंदोलन की व्यापकता देखिए, जन आंदोलन की व्यापकता यहाँ पर आपको है। देखिए यहाँ पर क्या, इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया। महिलाएं देखिए, गांधी जी ने महिलाओं से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु आगे आने का विशेष आग्रह किया। गांधी जी की इस आग्रह का महिलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। तभी शीघ्र ही आंदोलन का अभिन्न अंग बन गई। देखिए महिलाओं ने विदेशी कपड़ों की दुकान, शराब की दुकान तथा अफीम के ठेकों पर धरने देता तीव्र प्रदर्शन किया। भारतीय महिलाओं के लिए आंदोलन एक मील का पत्थर था, क्योंकि इस आंदोलन में उन्होंने बड़े पैमाने पर भाग लेकर अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। छात्र की बात करते महिलाओं के छात्र देखिए, महिलाओं के समान छात्रों ने भी शराब की दुकान तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के समक्ष प्रदर्शन आयोजित करने धरने देने के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई। मुसलमान देखिए, इस आंदोलन मुसलमानों की भागीदारी नगण्य ही रही था। कहीं भी वे 1920-1922 के समय के आंदोलन की तरह सक्रिय नहीं हुए। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रहने की सलाह दी थी। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता के मुद्दे का सहारा लेकर भावनात्मक रूप से मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रहने का दुष्प्रयास किया था। पृथक रखने का दुष्प्रयास किया था, किंतु पूरे देश मुसलमानों को लगभग तटस्थ बने रहने के पश्चात उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मुसलमानों ने आंदोलन को भरपूर समर्थन प्रदान किया। यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में मुसलमानों उपनिवेशी सरकार के विरुद्ध आंदोलन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेनाटा, त्रिपुरा, गेबंदा, बगुड़ा, नुआखली मध्यवर्गीय मुसलमानों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। ढाका मुस्लिम नेताओं, दुकानदार और निम्न वर्ग के लोगों तथा उच्च वर्ग की महिलाओं ने आंदोलन में को पूर्ण समर्थन दिया, पूर्ण समर्थन प्रदान किया। बिहार, बंगाल और दिल्ली के बुनकरों ने भी आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। व्यापारी में छोटे व्यवसाय देखिए, इस वर्ग ने आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न व्यावसायिक संगठनों, वाणिज्यिक मंडलों ने प्रदर्शनों के धरनों इत्यादि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विशेषकर तमिलनाडु एवं पंजाब में इनकी भूमिका प्रशंसनीय रही। देखिए जनजातीय, मध्य प्रांत कर्नाटक, महाराष्ट्र में जनजातियों एवं दलित वर्ग ने आंदोलन महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। मजदूर देखिए, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास एवं सोलापुर इत्यादि मजदूरों ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। किसान देखिए, ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार एवं गुजरात में सक्रिय रहे। फिर आपको आगे देखिए, सरकारी प्रतिक्रिया अस्थायी के प्रयास। यहाँ देखिए क्या, सरकारी प्रतिक्रिया अस्थायी संधि के प्रयास। देखिए सरकारी प्रतिक्रिया अस्थायी संधि के प्रयास देखिए आप पूरे 1930 के दशक में सरकार की मन स्थिति व्याकुलता एवं भ्रांति से ग्रस्त रही।
देखिए, आंदोलन की देखिए कि आंदोलन की देखिए कि आंदोलन की अप्रत्याशित सफलता से समाजवादी खेमे में घबराहट फैल गई। वह इस असमंजस के बीच संघर्ष करती रही कि आंदोलनकारियों के दमन हेतु कौन सा रुख अख्तियार किया जाए। देखिए, यदि सरकार आंदोलनकारियों के प्रति हिंसा और दमन का सहारा लेती तो कांग्रेस इसकी भर्त्सना करती, और यदि वह हल्के तरीके अपनाती तो कांग्रेस इसी सरकार पर अपनी विजय करार देती। सरकार की स्थिति दमन का सहारा लेने के मुद्दे पर काफ़ी समय तक डामाडोल रही। वह गांधी जी को गिरफ्तार करने पर भी काफ़ी हिचकिचाती रही। लेकिन एक बार जब उसने दमन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी तो उसने उसके दमन चक्र का जैसे सिलसिला ही प्रारंभ हो। उसने नागरिक स्वतंत्रता के हनन के सभी तरीके का भरपूर उपयोग किया। देखिए, जिसमें प्रेस पर प्रतिबंध भी शामिल था। बांग्लादेश सरकार को नागरिक अवज्ञा संगठनों की स्वतंत्रता को कुचलने की भरपूर छूट प्रदान की गई। यद्यपि जून माह तक कांग्रेस कार्यकारिणी को अवैध घोषित नहीं किया, किंतु निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर यथासंभव लाठीचार्ज एवं घातक प्रहार किए गए, जिसमें कई लोग मारे गए तथा हजारों लोग घायल हो गए। गांधी जी सहित लगभग 90,000 लोग जेल में ठूस दिए गए। सरकारी दमन सैमन कमीशन रिपोर्ट के प्रकाशन ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन ने आंदोलन के प्रति सरकार की घृणा और उजागर कर दिया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का कोई उल्लेख न किए जाने पर राष्ट्रवादी और असंतुष्ट हो गए। यहाँ तक उदारवादियों ने भी सरकार की तीव्र आलोचना प्रारंभ कर दी। सरकार से उसका पूर्णतः मोह भंग हो गया। जुलाई 1930 में भारत के तत्कालीन वायसराय ने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था। डोमिनियन स्टेटस की मांग पर चर्चा करने के मुद्दे को इसका लक्ष्य घोषित थे। इसका लक्ष्य घोषित किया। उसने तेज बहादुर संप्रभु तथा एम आर जयकार के सरकार तथा कांग्रेस के मध्य शांति तथा सुलह की स्थापना हेतु संभावना का पता लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से विचार विमर्श करने यरबदा जेल गए। देखिए, चर्चा के उपरांत इन तीनों ने मांग की कि ब्रिटेन भारतीयों की देखिए, चर्चा के उपरांत इन तीनों ने मांग की कि ब्रिटेन भारतीयों की स्वतंत्रता बहाल करे। दूसरा कि पूर्ण स्वतंत्र सरकार का गठन जिसका वित्त एवं रक्षा संबंधी मामलों पर पूरा नियंत्रण होता था। तीसरा, ब्रिटेन से आर्थिक हर्जाने की मांग के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन है, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, यहाँ पर गांधी इरविन समझौता। देखिए, यहाँ पर गांधी इरविन समझौते की बात यहाँ पर की गई। 25 जनवरी 1931 को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास रिहा कर दिए गए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों में तक चली। इसके परिणामस्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया। इस समझौते में सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन इस बात पर सहमत हुए कि हिंसात्मक अपराधियों को अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे। दूसरा, देखिए, अपहरण की संपत्ति वापस कर दिया गया। तीसरा, देखिए, विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जाएगा। चौथा, देखिए, सरकारी सेवाओं से त्याग पर दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। पाँचवां, देखिए, समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दी जाएगी। छठा, देखिए, मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी। सातवां, आपको आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा, किंतु वायसराय ने गांधी जी की निम्न 2 मांगें अस्वीकार कर दी। पुलिस जातियों की जांच कराई जाए तथा भगत सिंह तथा उनके साथियों को फांसी से माफ कर दी जाए। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि समग्र अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि समग्र अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए तथा दूसरा, कांग्रेस द्वितीय दौर में सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार करते समय परिसंघ भारत उत्तरदायी तथा भारतीय हितों के रक्षण एवं सुरक्षा के अपरिहार्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा भारत की वित्तीय साख जैसे मुद्दे शामिल होंगे। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन देखिए। इसमें क्या गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे हट गया था? पहला, देखिए, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किए जाने के निर्णय से यह बात रेखांकित होती है कि गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे नहीं हटा था। क्योंकि पहला, किसी भी जन आंदोलन के आवश्यक है कि उसका कार्यकाल छोटा हो अर्थात उससे ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। दूसरा, कार्यकर्ताओं या सत्याग्रहों के विपरीत जन सामान्य की त्याग करने की क्षमता सीमित हो। एवं तीसरा, 1930 के पश्चात आंदोलन में विवेकता के लक्षण परिलक्षित होने लगे
लगे थे। विशेष रूप से उन दुकानदारों एवं व्यापारियों में जिनमें जिनमें आंदोलन के प्रति अभूतपूर्व उत्साह था। निस्संदेह युवा भी निराश हो चुके थे। उन्होंने बड़ी तत्परता एवं गर्मजोशी से आंदोलन में सहभागिता निभाई, किंतु उन्हें निराशा ही आती रही। गुजरात के किसानों में भी निराशा का व्याप था, क्योंकि उन्हें उनकी भूमि वापस नहीं लौटाई गई थी। वास्तव में गुजराती काश्तकारों को उनकी जमीन वापस तभी मिली जब सूबे में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, किंतु इसके पश्चात भी अधिकांश भारतीय इस बात से प्रसन्न थे कि उपनिवेशी सरकार ने उनके आंदोलन को महत्व दिया। उनके नेतृत्वकर्ता को बराबरी का दर्जा प्रदान किया तथा उनके साथ समझौते पर दस्तखत किए। आंदोलनकारियों को जब जेल से रिहा किया गया तो जनता ने किसी नायक हीरो की तरह उनका स्वागत किया। सबने अवज्ञा आंदोलन के असहयोग आंदोलन से तुलना। पहला देखिए यहाँ पर क्या, इस आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया, जबकि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज था। दूसरा देखिए, आंदोलन में कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी शासन से असहयोग था। तीसरा देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग में थोड़ा गिरावट आई तथा विरोध प्रदर्शन में उसने वह तत्परता नहीं दिखाई जैसा कि असहयोग आंदोलन दौरान था। उदाहरण, वकीलों द्वारा वकालत छोड़ना एवं छात्रों द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कर लेना। हालांकि इस आंदोलन में मुसलमानों की सहभागिता असहयोग आंदोलन पर समान नहीं थी। परंतु आपको आंदोलन में कोई बड़ा मजदूर विद्रोह परिलक्षित नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पर क्या, आंदोलन में कोई बड़ा मजदूर विद्रोह परिलक्षित नहीं हुआ था, किंतु सबने अवज्ञा आंदोलन में किसानों एवं व्यावसायिक वर्ग की व्यापक भागीदारी ने अन्य वर्गों की क्षति की पूर्ति की। देखिए यहाँ पर क्या, इस आंदोलन में राजनीतिक बंदियों की संख्या असहयोग आंदोलन की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक थी। सांगठनिक रूप से कांग्रेस ज़्यादा सशक्त थी। अब आगे देखिए क्या, इसमें प्रमुख विचार आपको यहाँ पर है क्या, कि भारत एक विशाल कारागृह है। मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूँ। ये बात महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को कहा था। गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन है। ये बात एलन विकिंसन ने कहा था। गांधी जी की दांडी यात्रा क्रांति का अंकुलन है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि एक कृत्रिम समुद्र का पानी उबाल कर सम्राट को हराया जा सकता है। ये इस तथ्य पर आधारित है कि एक कृत्रिम समुद्र का पानी उबाल कर सम्राट को हराया जा सकता है। ये बात आपको बेल्सफोर्ड ने एक अंग्रेजी संवाददाता ने कहा था। देखिए, गांधी महोदय समुद्र जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल सक जाता। ये स्टेट्समैन कलकत्ता के स्टेट्समैन का था। गांधी जी दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्वा से पेश की और किए गए अभियान के समान थी। ये बात सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्वा से पेश की और किए गए अभियान के समान थी। ये बात सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 यहाँ पर देखिए, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 देखिए क्या, गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसके 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने इसे बचाने की कोशिश की थी, किंतु भारतीय गांधी जी से तीव्र नाराज थे। गांधी जी से अपेक्षा थी कि वे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। गांधी जी को अपने कराची यात्रा के दौरान जनता के तीव्र रोष का सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। पंजाब नौजवान सभा ने भगत सिंह उनके कामरेड साथियों को फांसी सजा से न बचा पाने के लिए गांधी जी की तीव्र आलोचना की। अब कराची में कांग्रेस का प्रस्ताव देखिए यहाँ पर, किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात दोहराते हुए कांग्रेस ने इन क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की। दिल्ली समिति को मंजूरी दे दी गई। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। कांग्रेस ने दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया। इनमें एक मौलिक अधिकार और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध था। इन प्रस्तावों का कराची सत्र एक यादगार सत्र बन गया। मौलिक अधिकारों संबंध प्रस्ताव में निम्न प्रावधान को सुनिश्चित किया गया था। पहला, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा, सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता। तीसरा, आपको सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता। जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता का अधिकार। सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा गारंटी। अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा गारंटी। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध जो प्रस्ताव पारित किए गए उनमें समिति पर लगान और मालगुजारी में उचित कटौती, अलाभकर जत्थों को लगान से मुक्ति,
किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण, मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्त, महिला मजदूरों के साथ काम के नियमित घंटे, मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, उद्योग के प्रमुख उद्योगों परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वायदा। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने परिवार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया और बताया कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। कांग्रेस ने यह भी घोषित किया कि जनता के शोषण को समाप्त करने की राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी आवश्यक है। कांग्रेस का कांची प्रस्ताव वास्तविक रूप से कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो बाद के वर्षों में निरंतर बरकरार रहा। आज के गोलमेज सम्मेलन की बात करें, भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजी मैकडॉनल्ड इस बात पर सहमत हुए कि जैसा कि साइमन कमीशन रिपोर्ट का अनुशंसा स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी, एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से नवंबर 1931 के बीच है। नवंबर 1930 जनवरी 1931 के बीच आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आपको रहा हुआ नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुआ। देखिए, सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के निमित्त लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। ब्रिटिश सरकार एवं भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित की गई यह प्रथम वार्ता थी, जहां कांग्रेस एवं अधिकांश व्यावसायिक संगठनों इस सम्मेलन में का बहिष्कार इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। वहीं मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवाद तथा दलित वर्ग तथा भारतीय रजवाड़ों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला देखिए, तीनों ब्रिटिश दल, लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल के प्रतिनिधि। दूसरा, ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य। तीसरा, भारत के राज्यों से राजकुमार या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के चयन का मानदंड आसान था। ब्रिटेन की 3 पार्टियों का प्रतिनिधि अलग अलग प्रतिनिधि कर लेते हैं, जबकि भारतीय प्रतिनिधियों में से कुछ वायसराय द्वारा मनोनीत तथा कुछ का मनोनयन भारतीय रजवाड़ों ने किया था। इस समय आपको राजलोक का संगठन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रतिनिधियों के मनोनयन का मुख्य आधार ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा तथा उनके स्वशासन संबंधी विचार थे। इस सम्मेलन में देखिए, आपके इस सम्मेलन समित सभी दलों के प्रतिनिधि अपने व्यक्तिगत हितों के पक्ष पोषण में प्रयासरत रहे। सम्मेलन के दौरान केवल समस्याएं एवं विचारात्मक विषय ही प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका। वैसे ही भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस के सम्मेलन में भाग न लेने से सम्मेलन अधूरा सा हो गया था। अंत 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के सम्मेलन समाप्त हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखिए, दिल्ली समझौते के प्रावधान के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के 29 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक इस सम्मेलन में गांधी जी के राजपुताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी तथा घनश्याम दास बिरला एवं मीराबेन भी थी। यद्यपि इस गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी को कुछ विशेष प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिणपंथी खेमे ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर बात करने का तीव्र विरोध किया। उसने भारत में और सुदृढ़ ब्रिटिश शासन की मांग की। ब्रिटेन में रैमजे मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में बनी लेबर पार्टी में रूढ़िवादी सदस्यों को बोलबाला था तथा इसी समय सैमुअल होअर को भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया था, जो कि घोर दक्षिणपंथी था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मुख्यतः रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक एवं ब्रिटिश राजभक्तों के प्रतिनिधि थे, जिनका उपयोग समाजवादी सरकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए किया कि कांग्रेस सभी भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है। साथ ही सरकार का मकसद था कि हर मोर्चे पर गांधी जी को परास्त किया जाए। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए, तीसरा अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर शीघ्र सम्मेलन में गतिरोध पैदा होकर मुसलमानों, ईसाई, आंग्ल भारतीय एवं दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग प्रारंभ कर दी। ये सभी आपस में अल्पसंख्यक गठजोड़ के रूप में संगठित हुए, किंतु गांधी जी ने सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का अंत तक विरोध किया। चौथा देखिए, भारतीय रजवाड़े भी संघ बनाने के मुद्दे पर उत्साहित नहीं थे। मुख्यतया उस स्थिति में देखिए, भारतीय रजवाड़े भी संघ बनाने के मुद्दे पर उत्साहित नहीं थे। मुख्यतया उस स्थिति में जब समन्वय अज्ञान आंदोलन स्थगित कर कांग्रेस केंद्र में सरकार का गठन करे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रैमजे मैकडॉनल्ड की इस घोषणा के साथ संपन्न हुआ। दोपहर देखिए क्या दो मुस्लिम प्रांतों की बात करते हैं। दो मुस्लिम प्रांतों उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध का गठन देखिए। दो मुस्लिम प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध का गठन देखिए। दूसरा कुछ सरकारी देखिए, भारतीय सरकारी परिषद की स्थापना देखिए। तीसरा तीन विशेषज्ञ समितियों वित्त, मताधिकार एवं राज्यों संबंधी समितियों का गठन तथा चौथा यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। इस सम्मेलन में देखिए
सम्मेलन में सरकार भारत की मुख्य मांग स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का विचार करने में असफल रही। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौटे। 29 दिसंबर 1931 में को कांग्रेस कार्यकारिणी का संविधान अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन क्या देखिए देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपको तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन आपको 17 नवंबर 1932 24 के बीच किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया। इसमें कई अन्य भारतीय नेताओं ने भागीदारी नहीं की। अब पहले दो सम्मेलनों की भांति इसमें भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसकी अनुशंसा मार्च 1933 में 100 पत्र में प्रकाशित हुआ, जिस पर बाद में ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई। अनुशंसाओं के विश्लेषण हेतु एक संयुक्त समिति गठित की गई और भारत के एक नया अधिनियम बनाने को कहा गया। इस समिति ने फरवरी 1935 में एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया। फिर देखिए सब देखिए यहाँ पर क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ देखिए द्वितीय गोल में सम्मेलन की असफलता पर कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने 29 दिसंबर 1931 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अब क्या अवस्था देखिए आपके अस्थायी शांति काल मार्च से दिसंबर 1931 तक देखिए अस्थायी शांति काल। इस काल में विभिन्न गतिविधियों भारतीयों में समाजवादी शासन विरुद्ध संघर्ष की भावना को जीवित रखा। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस लगान में कमी करने, बकाया लगान को माफ करता, लगान अदा न करने कारण काश्तकारों को उनकी भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रारंभ किए गए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रही थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हुकूमत ने खुदाई खिदमतगार के कार्यकर्ता एवं उन किसानों पर कठोर दमनात्मक कार्रवाई की, जो सरकार द्वारा बलपूर्वक लगान वसूल करने का विरोध कर रहे थे। बंगाल में सरकार भेदभावपूर्ण अध्यादेशों द्वारा शासन चल रही थी। बंगाल में सरकार भेदभावपूर्ण अध्यादेशों द्वारा शासन चला रही थी। आतंकवाद को निपटने के नाम पर उसने हजारों लोगों को कारावास में डाल दिया था। सितंबर 1931 में हिजली जेल में राजनीतिक बंदियों पर गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सरकार का परिवर्तन रुख देखिए। दिल्ली समझौते से उच्च ब्रिटिश अधिकारियों के सम्मुख यह तथ्य उभर कर सामने आया कि इस समझौते से कांग्रेस की प्रतिष्ठा में भारत को समृद्धि हुई है तथा ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। फलतः उन्होंने यथास्थिति को परिवर्तित करने की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रावधानों को अपनाने की रणनीति अपनाई। पहला गोल में गांधी जी को पुनः कोई जन आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा कांग्रेस की सद्भावना आवश्यक नहीं है, अपितु इसके साथ उन लोगों का सहयोग एवं समर्थन अति आवश्यक है जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध हुकूमत का साथ दिया है, उदाहरणतः सरकारी सेवक एवं राजभक्त इत्यादि। तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन को अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित एवं संगठित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा के पश्चात भारत के नए वायसराय विलिंगडन ने 31 दिसंबर 1931 को गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। भारत के नए वायसराय आपको विलिंगडन ने 31 दिसंबर 1931 को गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि आगे यहाँ पर देखिए सरकार की कार्रवाई की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर सरकार की कार्रवाई देखिए 4 जनवरी 1931 को गांधी जी 4 जनवरी 1932 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन पर पूर्ण रूप में हमला प्रारंभ कर दिया। प्रशासन को असीमित और मनमानी शक्तियाँ देने वाले अनेक अध्यादेश जारी किए गए तथा नागरिक सैनिक कानून की शुरुआत हो गई। सभी स्तरों पर कांग्रेस के संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया। कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोगों को यातनाएं दी गई। नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति कुर्क कर ली गई तथा गांधी जी के आश्रमों पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार के इस दमन का शिकार महिलाएं भी। प्रेस के खिलाफ भी कार्रवाई की गई था। राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया। जनता की प्रतिक्रिया की बात यहाँ पर की गई है। देखिए जनता की प्रतिक्रिया देखिए यहाँ सरकारी दमन के खिलाफ जनता में तीव्र रोष था। यद्यपि जनता असंगठित अपरिपक्व थी, किंतु उसकी प्रतिक्रिया व्यापक थी। केवल प्रथम 4 महीनों में ही लगभग 80,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया। इनमें से अधिकांश शहरी और निर्धन ग्रामीण थे। विरोध प्रदर्शन तरीके में शराब की दुकानों पर धरने, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने, अवैधानिक समय अहिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रीय दिवस का आयोजन, राष्ट्रीय झंडे का प्रतीकात्मक रोहन, चौकीदारी कर का भुगतान,
चौकीदारी कर का भुगतान देखिए चौकीदारी कर का भुगतान ना करना, नमक सत्याग्रह, वन कानून का उल्लंघन उल्लंघन न वन कानून का उल्लंघन तथा बम्बई के निकट गुप्त रेडियो और ट्रांसमीटर की स्थापना प्रमुख थे। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की इस दौरान सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की इस चरण में 2 भारतीय रियासतों कश्मीर और अलवर में तीव्र जन प्रतिक्रिया का उभरना आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। किंतु देखिए किंतु इतना होने पर भी ये आंदोलन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींच सका। किंतु इतना सब होने पर भी आंदोलन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींच सका, क्योंकि गांधी जी तथा अन्य राष्ट्रवादी नेता जन प्रतिक्रिया को संगठित करने में पर्याप्त समय नहीं दे सका तथा जनता असंगठित एवं अपरिपक्व थी। अंत अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। यद्यपि गांधी जी के निर्णय जनता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा अवश्य हुई, किंतु उन्हें कांग्रेस के प्रति निष्ठा कम नहीं हुई। उन्होंने वास्तविक रूप से ना सही दिल से स्वतंत्रता का संघर्ष अवश्य जीत लिया था। अब देखिए सांप्रदायिक निर्णय और पुनर्स्वतंत्रता देखिए हम देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉगल ने भारतीय मताधिकार समिति जिसे लोथियन समिति कहा गया के अध्ययन के आधार पर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। सांप्रदायिक निर्णय ने दलित वर्ग को जिन्हें 78 सीटें दी गई थी सहित अल्पसंख्यकों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं सीटें आरक्षित की। दरअसल सांप्रदायिक निर्णय उपनिवेशी शासन की फूट डाल और राजकुरों की नीति का एक और प्रमाण था। साइमन कमीशन के सम्मुख अपनी गवाही में अमेरिका ने इस बात पर बल दिया कि दलित या वंचित वर्ग को एक अलग वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे हिंदू जाति से पृथक एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अछूतों के अधिकारों की पूर्ति हेतु सीधी कार्रवाई की वकालत की। ऊंची जाति या वर्गों में स्पष्ट विरोध के कारण अम्बेडकर इस निष्कर्ष पहुंचे कि सुधार केवल सरकार के उद्देश्यपूर्ण कार्यों से ही हो सकता है और वंचित वर्गों को लोक सेवाओं के सभी स्तरों पर अधिक प्रतिनिधित्व देने को कहा। साइमन कमीशन ने आपको दलितों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग को निरस्त कर दिया। लेकिन उसने सीटों के आरक्षण की अवधारणा को बनाए रखा। उसने सभी 8 प्रांतों में वंचित वर्गों के कुछ सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की। प्राप्त करके क्या सांप्रदायिक निर्णय का प्रावधान देखिए क्या मुसलमानों, सिखों एवं यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाए। मुसलमानों, सिखों एवं यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाए। आंग्ल भारतीय संयुक्तों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाए। प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया जाए। प्रांतीय विधानमंडल को मौजूदा सीटों को दोगुना किया जाए। श्रमिकों, जमींदारों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों को सीटें आवंटित की जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर शेष सभी प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाओं के 3% आरक्षण हो। मुस्लिमों को उन प्रदेशों में जहाँ वे अल्पमत में अतिरिक्त सीटें मिले सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाए। अन्य शेष मतदाता जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका था उन्हें समान निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार प्रदान किया जाए। बम्बई प्रांत में समान निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 स्थान मराठों के आरक्षित कर दिए जाए। विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं की दोहरी व्यवस्था की गई। उन्हें समान निर्वाचन क्षेत्रों तथा विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया जाए। फिर दलित जातियों के विशेष निर्वाचन की व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की जाए। दलित जातियों के विशेष निर्वाचन की व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की जाए। दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी जाए। फिर कांग्रेस का पक्ष यहाँ देखिए। यद्यपि कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थी, किंतु अल्पसंख्यकों से विचार विमर्श किए बिना वह इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी। इस प्रकार सांप्रदायिक निर्णय से गहरी असहमति रखते हुए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वह न तो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करेगी और न ही इसे अस्वीकार करेगी। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा दलितों को समान हिंदुओं से पृथक कर एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता देने तथा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का सभी राष्ट्रवादियों ने विरोध किया। गांधी जी की प्रतिक्रिया देखिए यहाँ पर क्या। गांधी जी ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देने के प्रस्ताव पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय को राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा। उनका मत था कि हिंदू एवं दलित वर्ग दोनों के खतरे खतरनाक है। उनका कहना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक बार यदि पिछड़े एवं दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो अस्पृश्यता को दूर करने का मुद्दा पिछड़ जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचन मंडल का सबसे खतरनाक हाँ, देखिए यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अछूतों के सदैव अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है। वे दलित वर्गों को हिंदू समाज का अविच्छिन्न अंग मानते हैं। उन्हें यह आशा थी कि हिंदू समाज दलितों के कल्याण के लिए काम करेगा और शताब्दियों तक शोषित समाज की इस तबके के साथ सामाजिक न्याय करेगा, जिससे कि वह हिंदू समाज में पूरी तरह समाहित हो सके। दलितों के हितों की सुरक्षा के नाम पर ना ही विधानमंडलों या सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता और ना ही उन्हें पृथक समुदाय बनाने की, अपितु सर्वप्रमुख आवश्यकता समाज से अस्पृश्यता की कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने की है। गांधी जी ने अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी यह नीति हिंदू समाज को बांट देगी। गांधी जी ने मांग की दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्मनिर्वाचन मंडल के माध्यम से व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तथापि उन्होंने दलित वर्ग के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग का विरोध नहीं किया। अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के 20 सितंबर 1932 में अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए 20 सितंबर 1932 से गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ के कई राजनीतिकों ने गांधी जी के अनशन को राजनीतिक आंदोलन की सही दिशा से भटकना कहा। इस बीच विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के नेता जिनमें एम सी राजा, मदन मोहन मालवीय, B.R. अम्बेडकर समेत सक्रिय हो गए। अंततः एक समझौता हुआ जिसे पुनः समझौता या पुनः पैक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए पुनः समझौता के बाद यहाँ पर आपको है पुनः समझौता यहाँ देखिए क्या 24 सितंबर 1932 में 24 सितंबर 1932 डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदू दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पुनः समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था। व्यवस्थापिका अछूतों का स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। प्रांतीय विधानमंडल दलित वर्गों के लिए 127 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक 95 या 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20, बिहार एवं उड़ीसा में 18 आपको 18, बम्बई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8 था, असम में 7 स्थान दलितों के लिए घोषित किए गए। यह वादा किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों को आरक्षित कर दिया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया था। प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। दलित वर्गों को सार्वजनिक सेवा स्थानीय संस्था उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। देखिए सरकार ने पुनः समझौता को सांप्रदायिक निर्णय का संसदीय रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। वंचित वर्गों के केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लोथेन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल ब्रिटिश भारत के समान निर्वाचन वर्ग के लिए अलग केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के समान निर्वाचक वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीटें दलित वर्गों के आरक्षित होगी। किसी भी स्थानीय निकाय के या किसी चुनाव या लोकसभा में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबंध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। किसी भी स्थानीय निकाय के या किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ मात्र दलित वर्ग के संबंध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।